सौबात की एक बात यह कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जिस अदालत ने फांसी की सजा सुनाई उसके बारे में बांग्लादेश के बाहर की पब्लिक नहीं जानती कि वो खास अदालत उनके पिता के वक्त में उन लोगों को सजा देने के लिए बनाई गई थी जिन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद करवाने की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दिया था। और अब आरोप यह है कि उन्हीं ताकतों ने उसी अदालत के जरिए शेख मुजीब की बेटी को ही फांसी की सजा सुना दी। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल नाम की इस खास अदालत ने यह फैसला दिया। शेख हसीना पर आरोप था कि उन्होंने 2024 में छात्रों के बड़े विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए अपनी सरकार के जरिए हिंसा का आदेश दिया था और इन प्रदर्शनों में संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 1400 से ज्यादा लोग मारे गए थे, ज्यादातर सुरक्षा बल की गोलीबारी से। और हसीना उस वक्त बांग्लादेश से भागकर भारत चली गई थी, आप सब जानते हैं। इसलिए यह मुकदमा उनकी गैर हाजिरी में चला और ये सब कानून वहां शेख हसीना के टाइम ही बने थे कि गैर हाजिरी में भी ये चल सकते हैं मुकदमे। लेकिन इस खबर और खबर में पाकिस्तान के एंगल को समझने के लिए इस सजा को सुनाने वाली इस अदालत की पूरी कहानी को समझना जरूरी है। ये तो सब जानते हैं, बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर आजाद हुआ था। 1947 में भारत से अलग होकर जब पाकिस्तान बना था तो वो दो टुकड़ों में था, एक वेस्ट पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान वो था जो आज पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान वो था जो आज बांग्लादेश है। तो 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ। उस वक्त पाकिस्तानी सेना और उसके कुछ स्थानीय साथियों ने, वहां के साथियों ने लाखों बंगालियों पर जुल्म किए थे, हत्याएं हुई थी, बलात्कार हुए थे बड़े पैमाने पर, गांव के गांव जला डाले गए थे। तो जब बांग्लादेश बन गया तो अपराधों की सजा देने के लिए शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के पहले नेता थे, बंगबंधु कहलाते थे, शेख हसीना के पिता थे, उन्होंने 1973 में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक्ट, ये इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल कोई अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल उनका अपना है, उसका नाम है इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक्ट, बांग्लादेश का है। ये एक कानून बनवाया उन्होंने। इस कानून के तहत ये ट्रिब्यूनल बनाया गया था क्योंकि ये कहा गया कि क्योंकि वो जो 1971 में अलग होने की बात थी पाकिस्तान से, वो इंटरनेशनल क्राइम बताया गया, तो इसको इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल कहा गया। ये खास अदालत थी युद्ध अपराधों की सुनवाई करने के लिए, उस युद्ध की। यानी जिन लोगों ने पाकिस्तान का साथ देकर बंगालियों पर जुल्म किए थे उनको सजा देने के लिए यह अदालत खास तौर पे बनाई गई थी। लेकिन 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की ही हत्या कर दी गई और बाद के सालों में वहां मिलिट्री तानाशाही आई, मिलिट्री रूल आया और ट्रिब्यूनल को, इस वाले ट्रिब्यूनल को लोगों ने भुला दिया क्योंकि वो जो मिलिट्री शासक आए वो उनमें से कई पाकिस्तान की तरफ सहानुभूति भी रखते थे। फिर 2009 में, 90 के दशक में भी हसीना प्रधानमंत्री बनी, लेकिन 2009 में हसीना दोबारा प्रधानमंत्री बनी, तब उन्होंने फिर वादा किया कि वो 1971 के अपराधियों को सजा दिलवाएंगी। ये वाला मुद्दा फिर से आ गया। उन्होंने पुराने कानून को फिर नया रूप दिया, जो कानून उनके पिता ने बनाया था उसको एक नया रूप दिया और इस ट्रिब्यूनल को, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ICT को फिर से शुरू किया। इस अदालत में जमाते इस्लामी जैसे दलों के नेताओं पर केस चलाए गए क्योंकि जमाते इस्लामी जो पार्टी थी उसने 1971 में पाकिस्तान का ही साथ दिया था। तो उनके नेताओं पर, अब ये ऑपोजिशन की पार्टी है वहां पर, तो उनके नेताओं पर केस चलाए गए 1971 वाले। और 2013 में अब्दुल कादिर मोल्ला को फांसी दी गई, एक नेता जमाते इस्लामी के। 2016 में मोतियुर रहमान निजामी को, मीर कासिम अली को, इनको फांसी दी गई इस अदालत में। ऐसे ऐसे कानून हैं। ये लोग 1971 में पाकिस्तानी सेना के साथ बताए गए थे और पाकिस्तानी सेना ने हत्याएं की थी। ट्रिब्यूनल ने कई लोगों को दोषी ठहराया, लेकिन फिर दुनिया भर में इसकी आलोचना हुई। वो क्यों हुई आलोचना? क्योंकि कई संगठन जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों वाले संगठन है, इन्होंने कहा कि यह अदालत निष्पक्ष नहीं है, यह विपक्ष के नेताओं को सजा दी जा रही है, उनको टारगेट किया जा रहा है, मुकदमे तेजी से चल रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह, आरोपी को बचाव का मौका कम मिलने के आरोप लगे और सबूतों पर सवाल उठते थे। एक बार 2011 में ट्रिब्यूनल का एक ईमेल हैक हो गया। उसमें दिखा कि जजों और जो प्रोसिक्यूटर थे उनके बीच उसमें गुप्त बातें होती थी
मतलब जज और वकील आपस में बात करते थे, ये सब ईमेल हैक हो गई तो एक जज ने इस्तीफा ही दे दिया था। फिर एक अखबार के संपादक महमूदुर रहमान को ट्रिब्यूनल की आलोचना करने पर गिरफ्तार कर लिया गया, यानी आरोप लगे कि हसीना सरकार ने इसका दुरुपयोग किया और विपक्षियों को चुप कराने के लिए इस ट्रिब्यूनल का इस्तेमाल किया। अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के मानकों से यह अलग था, जैसे इसमें अपील का पूरा हक नहीं दिए जाने के आरोप लगे कि हक ही नहीं देते अपील करने का। लेकिन हसीना का कहना था कि 1971 में जो हुआ था उसमें इंसाफ करने के लिए यह सब जरूरी था, यह कानून इस तरह से बनाना जरूरी था। लेकिन अब विडंबना देखिए, जुलाई 2024 में छात्रों ने नौकरी कोटे के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया। आंदोलन में फिर छात्रों के अलावा कई और भी गुट जुड़ गए थे। पिछले साल जो हुआ सबने देखा। फिर आरोप है कि हसीना सरकार ने गोली चलवाई, हेलीकॉप्टर से हमला किया, यह भी आरोप है, ड्रोन से हमला किया, यह आरोप है, सैकड़ों लोग मारे गए। आखिरकार आंदोलन इतना बड़ा हो गया था कि शेख हसीना को सत्ता छोड़कर भारत भागना पड़ा और नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार बन गई। अब इस सरकार ने उसी ट्रिब्यूनल को, उसी कानून को अब अपने हिसाब से बदल दिया फिर, और शेख हसीना पर ही 2024 की हिंसा के लिए मुकदमा चलाया गया। इसी ट्रिब्यूनल में जो 1971 वाले मामले देखता था, उसी ट्रिब्यूनल में शेख हसीना पर केस हो गया। यानी जिस अदालत को पाकिस्तान का साथ देने वालों को सजा देने के मकसद से ही बनाया गया था, जब पाकिस्तान की तरफ नर्म रुख रखने वालों की अपनी सरकार आ गई तो उसी अदालत में शेख हसीना पर ही केस चला दिया गया। ट्रिब्यूनल में कहा गया कि हसीना ने हत्याओं का आदेश दिया और नफरत भरे भाषण दिए। उनके दो सहयोगियों, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खां और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून, उनको भी फांसी की सजा हो गई है। हसीना ने इसे फर्जी अदालत बताया, बदले की कार्रवाई बताया। लेकिन अदालत के इस फैसले के बाद बांग्लादेश में तनाव बढ़ रहा है, लोग सड़कों पर उतर आए। हसीना के पिता मुजीबुर रहमान के घर को तोड़ने की कोशिश की गई। सरकार ने भारत से हसीना को वापस देने की मांग की। कुल मिलाकर यह ट्रिब्यूनल जो न्याय के लिए बना था, इंसाफ के लिए बना था, आज राजनीति का हथियार ज्यादा लग रहा है। एक तरफ 1971 के जख्मों का बदला है, दूसरी तरफ सत्ता की लड़ाई है। लेकिन खुद हसीना के टाइम में ही इस अदालत को इतनी ताकत दे दी गई थी कि उसकी आलोचना करना भी बांग्लादेश में मुश्किल है। 2014 में ब्रिटिश पत्रकार डेविड बर्गमैन को ट्रिब्यूनल ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना के आरोप में दोषी ठहराया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने ब्लॉग पर सिर्फ 3 लेख लिखे थे जिनमें ट्रिब्यूनल के मुकदमों की निष्पक्षता पर उन्होंने सवाल उठाए थे। इन लेखों में उन्होंने 1971 के युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या पर भी बहस छिड़ी थी कि यह संख्या ज्यादा बताई जा रही है। खैर, लेकिन ट्रिब्यूनल ने इसे झूठ फैलाना माना था। बर्गमैन को 2 साल की जेल की सजा सुना दी थी। इस हसीना के टाइम में हुआ था, शेख हसीना के टाइम में। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट्स, ये जैसे विश्वसनीय मानवाधिकार संगठन जो है, उन्होंने उसकी तब कड़ी आलोचना की थी। 2012 में इकोनॉमिस्ट मैगजीन और ह्यूमन राइट्स वॉच के एक लेख पर भी ट्रिब्यूनल ने कंटेम्प्ट केस चला दिया था। लेकिन अब इतिहास फिर दोहरा रहा है इस साइड से। शेख हसीना पर केस चलाने पर भी उसी ह्यूमन राइट्स वॉच नाम के संगठन ने अभी अक्टूबर 2024 में अंतरिम सरकार से अपील की कि ये जो आईसीटी एक्ट है, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक्ट है, इसमें सुधार करो ताकि मुकदमे अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर चलें। अब वो मानवाधिकार संगठन शेख हसीना की तरफ से बोल रहे हैं। यह मोड़ बताता है कि बांग्लादेश की न्याय व्यवस्था कितनी नाजुक है। एक तरफ 1971 के जख्मों का बदला है, दूसरी तरफ सत्ता की राजनीति है जहां आलोचना खुद अपराध बन जाती है। और हर मोड़ पर एक ही कॉमन फैक्टर है, पाकिस्तान। 100 बात की एक बात।